हेलो स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास के थर्ड चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के दूसरे वीडियो में, इससे पहले हम हिटलर का उदय पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि कैसे नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने जनता को तबाही से बचाने के लिए एक अवतार यानी कि भगवान का अवतार लिया है। भगवान के रूप में उसे पेश किया गया। अब हिटलर ने क्या करा? उसने लोकतंत्र को ध्वस्त किया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद दिया। यह जो पद था बच्चों, मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। फिर हिटलर ने लोकतंत्र को व उससे जुड़ी सभी संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया, जो कि एक तानाशाह करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकार नागरिकों से छीन लिए गए, जो कि वाइमर गणराज्य में नागरिकों को प्राप्त थे। फिर हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट को निशाना बनाया। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई और हिटलर एक तानाशाह बना। नाज़ी पार्टी व उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, सेना, मीडिया, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि ये सब संस्थाएं अब राज्य की निगरानी में थी। पूरे समाज पर कड़ी निगरानी रखी गई। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, एसए के अलावा गैस्टापो गुप्तचर पुलिस का भी गठन किया गया। इसे गैस्टापो जो है इसे गुप्तचर पुलिस कहा जाता था। इस तरह से नाज़ी राज्य हिटलर के राज में एक अत्याचारी व खूंखार राज्य बना। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश से निकाला जा सकता था, गिरफ्तार कर दिया जा सकता था, दंड दिया जा सकता था। अब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री शाख्त को सौंपी। उसने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में 100% रोजगार व 100% उत्पादन का लक्ष्य रखा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी समय मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन इस परियोजना की ही देन 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। फिर चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी जो सुडेनलैंड था उस पर भी कब्जा कर दिया गया और उसके बाद हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर दिया, उसे हड़प लिया। आप मानचित्र में अपनी बुक में मानचित्र देख सकते हैं उस समय जर्मन साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल थे। जब शाख्त ने हिटलर को सलाह दी सेना व हथियारों पर ज़्यादा खर्चा ना करें क्योंकि देश की स्थिति अभी भी डामाडोल है, तो शाख्त को उसके पद से हटा दिया गया। उसने देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए हिटलर ने युद्ध का रास्ता चुना और इसी प्रक्रिया में उसने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इसमें भी पूरा विश्व 2 खेमों में, जैसे कि आपको बताया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान आदि थे। जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया और 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ संधि कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना दावा मजबूत किया। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर में था। वह तेजी से सफलता प्राप्त कर रहा था। 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सोवियत लाल सेना ने जर्मनी के छक्के छुड़ा दिए और वहीं ब्रिटेन नौसेना बहुत ही मजबूत थी। अंत में जब जापान ने प्रशांत सागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की योजना बनाई, हिटलर ने जापान का साथ दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा
शहर पर परमाणु बम गिराने से खत्म हुआ। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और जर्मनी की भी पराजय हुई और धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब हम जर्मनी में नाज़ी जो जुल्मों की कहानी थी उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था, जिसमें सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। इस नजरिए से ब्लंड यानी कि लाल बालों वाले, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली श्रेणी में आते थे। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में अगर किसी को रहने का हक है तो वो शुद्ध रक्त वाले आर्यों को रहने का हक है, बाकी सबको वह निचले तबके का समझता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। इस विचारधारा से हिटलर सहमत था। नाज़ी अपने को सबसे ताकतवर नस्ल का मानते थे। नाज़ियों ने जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाज व नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वह अवांछित मानते थे, यानी कि वह जो जर्मनी के शुद्ध आर्य जिन्हें कहते थे उनके अलावा सभी समाजों को वह अवांछित मानते थे, जिसमें यहूदी, जिप्सी आदि समुदाय थे। नाज़ी स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था, इसीलिए ईसाई यहूदियों से बहुत घृणा करते थे और उनका मानना था कि यहूदी आदत से हत्यारे और सूदखोर हैं, जो ऊंचे ब्याज पर पैसा देते हैं और जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी उसके लिए जर्मनवासी यहूदियों को जिम्मेदार ठहराते थे। यहूदियों को बाकी समाज से अलग घेटो या दड़वा जिसे कहते हैं उन बस्तियों में रहना पड़ता था। ये बस्तियां बहुत ही गंदी बस्तियां थी। यहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और बाद में यहीं से इन्हें गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाता था। युद्ध के साय में नाज़ियों ने व्यापक जनसंहार किया, पराजित पोलैंड को भी तहस नहस कर दिया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपना घर सामान सब छोड़कर भागने को मजबूर किया गया ताकि अन्य जर्मनवासी वहां आकर बस सके। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को भी मौत के घाट उतारा गया और आर्य जैसे दिखने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया और यहीं से नाज़ियों ने मौत का सिलसिला शुरू किया, जिसे हम चरणबद्ध पढ़ेंगे। जो पहला चरण उन्होंने शुरू किया था बहिष्कार का 1933 से 1939, जिसमें उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले ही केवल जर्मन नागरिक होंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराने पर पाबंदी। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। सरकारी सेवाओं से यहूदियों को निकाल दिया गया। यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी याद किया जाता है। जो मौत का सिलसिला था उसमें हम दूसरा चरण दड़बाबंदी जो 1940 से 44 तक चला, उसमें क्या क्या हुआ वो देखते हैं। इन्होंने कहा तुम्हें हमारे बीच रहने का हक नहीं है। 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती, घर, कानूनी दस्तावेजों पर लगा दे, जिससे कि पहचान हो जाए कि ये यहूदी है। उन्हें घेटों में रहना पड़ा जो बहुत गंदे थे। सारी संपत्ति छोड़ देने पर यहूदियों को मजबूर किया गया। तीसरा चरण 1941 के बाद जो सर्वनाश का चरण था, जिसमें यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं था। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृह और घेटों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भरकर मौत के कारखानों में लाया गया और वैज्ञानिक तरीकों से या टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मार दिया गया। आप वीडियो में या अपनी किताबों में इन चित्रों को देख सकते हैं कि कितना जनसंहार हुआ था उस समय,
किस तरीके से इकट्ठे कई लाख कई हजार यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब बच्चों, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।